मैं धर्मेंद्र आचार्य आचार्य यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत पर विचार विमर्श करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत पर विचार विमर्श करने से पहले हम लोग यह समझ लें कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप स्थल खंड का एक भाग होता है जो जलमंडल में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। उसके तीनों ओर से जलमंडल होते हैं, या तो सागर होते हैं या बड़े झील होते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। और अगर ठीक से कहें तो प्रायद्वीप स्थल खंड का एक जिह्वा के आकार की आकृति होती है जो जलमंडल में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात उसके ऊपरी भाग चौड़े होंगे और नीचे के भाग संकीर्ण होते हुए चले जाएंगे और उसके तीन ओर से जल होंगे। जैसे भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो इसके पूरब में हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में देखते हैं तो अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो प्रायद्वीप स्थल खंड का एक जिह्वा के आकृति का भाग होता है जो जल में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है और उसके तीन ओर से जलमंडल होते हैं, जल होते हैं। इसके अगर हम विपरीत देखें तो उसे खाड़ी कहते हैं। खाड़ी जलमंडल का एक जिह्वा के आकृति का भाग होता है जो स्थल मंडल में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात खाड़ी के तीन ओर से स्थल खंड होते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी, इसके तीन तरफ से आप देखेंगे तो स्थल खंड है। जैसे हम देखते हैं कि खंभात की खाड़ी, इसके तीन तरफ से आप देखेंगे तो स्थल खंड है। इसी तरह से हम देखते हैं कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और उसके विपरीत प्रायद्वीप हुआ। आप इसके उदाहरण देखें तो भारतीय प्रायद्वीप सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण देखें तो इटली का प्रायद्वीप, इसी तरह से अरब प्रायद्वीप, कई उदाहरण हैं इसके। तो प्रायद्वीप स्थल खंड का जिह्वा के आकृति का एक भाग है जो जल में प्रवेश करता हुआ प्रतीत होता है। तो भारतीय प्रायद्वीप की बात करें तो भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना पेंजिया का, गोंडवाना भूमि का, लैंड का एक प्राचीनतम भाग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है और ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का मत है कि लगभग 4.7 अरब वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई होगी बिग बैंग के सिद्धांत के तहत। और सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य एक स्टार है, तारा है, इसकी उत्पत्ति 5.7 अरब वर्ष पहले हुए होंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 या 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ। और ये जो भारतीय उपप्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप है, यह है गोंडवाना लैंड का प्राचीनतम भाग है। अर्थात इसकी उत्पत्ति लगभग 2500 मिलियन वर्ष से पहले से लेकर 4000 मिलियन वर्ष के बीच में हुआ, यानी 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष पहले। यानी पृथ्वी की जिस समय उत्पत्ति हुई, जिस समय वायुमंडल के निर्माण हो रहे थे, जिस समय जीवाश्म आ रहे थे, उसी समय जिस समय शैल का निर्माण हो रहा था, चट्टानों का, उसी समय ये भारतीय प्रायद्वीप का निर्माण हुआ। तो केवल भारत का ही प्राचीनतम खंड नहीं, इस पृथ्वी पर जितने प्राचीनतम खंड बने हैं उन सब का निर्माण आपको लगभग इसी समय में हुआ था। तो यह भारत का सबसे प्राचीनतम खंड है, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और ये आर्कियन युग के शैल से बना हुआ है। अब और अगर देखें भारतीय प्रायद्वीप की विशेषता तो इसकी ऊंचाई जो है वह 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है। और इसकी ऊंचाई जगह जगह अलग अलग होते रहे, ये औसत ऊंचाई इसका 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है। और दूसरी बात, यह शिल्ड का उदाहरण है। जैसे कनाडियन शिल्ड, जैसे साइबेरियन शिल्ड, वैसे ही ये भारतीय उपमहाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप शिल्ड का उदाहरण है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर हम भारतीय प्रायद्वीप की चौहद्दी की बात करें तो इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, इसके उत्तर में बुंदेलखंड का पठार है, इसके और उत्तर में देखें थोड़ा सा मैकाल पर्वत श्रेणी है, इसके उत्तर और पूर्व में देखें तो राजमहल का पठार है,
इसके और अगर उत्तर पूर्व में जाएं तो हजारीबाग का पठार, और ज़्यादा उत्तर पूर्व में जाएं तो शिलोंग का पठार, और यहीं पर शिलोंग के पठार के बगल में ही कार्बी एंगलोंग का पठार है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बी प्रश्न आ जाएंगे कि कार्बी एंगलोंग का पठार कहाँ है, तो ये असम और शिलोंग वाले भाग में, यहाँ पर मेघालय वाले भाग में आपको पड़ेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके पश्चिम के भाग को देखें तो पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं, और इसके पूर्व में पूर्वी घाट अवस्थित है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जिस जगह पर आकर के मिलता है उसे हम नीलगिरी के नाम से जानते हैं। और नीलगिरी एक गांठ है जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी से और दक्षिण की तरफ चलें तो यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत है जो सह्याद्री का ही भाग है, और उससे नीचे के जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम कार्डेमम है, अर्थात इलायची पहाड़ी है। तो पश्चिमी घाट को देखें तो एकदम दक्षिण में जाएंगे तो इलायची पहाड़ी, उससे ऊपर अन्नामलाई की पहाड़ी, उससे ऊपर नीलगिरी की पहाड़ी, उसके ऊपर सह्याद्री जिसको हम लोग पश्चिमी घाट कहते हैं। पूरे प्रायद्वीपीय भारत का जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुदी चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह तमिलनाडु में अवस्थित है और अन्नामलाई पहाड़ी में अवस्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोड्डा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, और यह भी तमिलनाडु में ही अवस्थित है। तो इस तरह से हम अगर भारतीय प्रायद्वीप के पूरे चौहद्दी को देखें तो इस तरह से देखा जा सकता है। भारतीय प्रायद्वीप की एक और विशेषता है कि यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक खंड है भू आकृति के दृष्टिकोण से, क्योंकि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और भारतीय प्रायद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात लगभग आधे क्षेत्र में यह भारतीय प्रायद्वीप फैला हुआ है। अब भारतीय प्रायद्वीप को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम कई भागों में बांट करके देख सकते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में कई पठार, कई पर्वत श्रेणियां विद्यमान हैं, जिसमें से कुछ पठार और पहाड़ को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अरावली पर विचार विमर्श करते हैं। तो अरावली को अगर देखें तो अरावली की अवस्थिति देखें तो यह गुजरात के अहमदाबाद से दक्षिण और पश्चिम में प्रारंभ होता है, और दिल्ली तक यह उत्तर पूर्व में दिल्ली तक इसका विस्तार है। यह लगभग 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में अगर देखें तो पालनपुर से इसकी शुरुआत होती है। तो पालनपुर से लेकर के दिल्ली तक यह 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, और यह उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इस तरह से इसका आकृति बना हुआ है। ये अरावली पर्वत प्राचीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, अर्थात अरावली का निर्माण भी लगभग 700 मिलियन वर्ष से पहले हो चुका था, लेकिन अब यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो प्रश्न आ जाएंगे कि अरावली किस प्रकार का पर्वत है, और अवशिष्ट पर्वत वहाँ पर है ही नहीं, तो आपको पुराना वलित पर्वत मानना है। अगर पुराना वलित पर्वत नहीं है तो अवशिष्ट पर्वत किस समय बना, तो प्री कैम्ब्रियन युग में यह बना था, जिसका समय मोटे तौर पर देखें तो आर्कियन युग के लगभग में ही है। तो ये 700 मिलियन वर्ष पहले बनकर के तैयार हो गया था। अरावली चूंकि एक अवशिष्ट पर्वत है तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, और यह माउंट आबू में अवस्थित है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, और यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन अर्थात मनोरम स्थल है। माउंट आबू कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। माउंट आबू में हम देखते हैं कि जैन धर्म का दिलवारा मंदिर बनाया गया था, जो 11वीं-12वीं शताब्दी का मंदिर है, और बिमल शाह ने इसे बनवाया था। और यह भारत का संगमरमर से बना हुआ प्राचीनतम महत्वपूर्ण मंदिर है। चूंकि बिमल शाह ने इसे बनवाया था, बिमल सूरी ने बनवाया था, अतः इसे बिमल बसही के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि प्राचीन भारत में जैन मठों को बसदी कहा जाता था, और बिमल सूरी के द्वारा बनाए जाने के कारण इसे बिमल बसदी भी कहा जाता है।
ये माउंट आबू में ही ब्रह्म कुमारी के एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जहाँ से पूरे ब्रह्म कुमारी संस्थान संचालित की जाती है। कुल मिलाकर के माउंट आबू राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर हम देखते हैं उदयपुर के पास अरावली पर्वत को जरगा पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कई बार एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जरगा पहाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में है। वस्तुतः यह अरावली का ही भाग है, उदयपुर के पास से कहा जाता है। और उदयपुर के पास ही गोरान घाट दर्रा है, जो उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है। यहाँ से नेचर निकलते हैं और इस राष्ट्रीय राजमार्ग से सिरोही, जालौर और उदयपुर एक दूसरे से जोड़ते हैं। और ये गोरान दर्रा जो है, गोरान घाट दर्रा, यह माउंट आबू को गुरु शिखर से अलग करता है। अब हम लोग मेवाड़ का पठार देखते हैं, जो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत का एक महत्वपूर्ण खंड है और यह अरावली के पूरब में अवस्थित है। इसके ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है और इसमें एक नदी बनास नदी बहती है। तो बस मेवाड़ के पठार के बारे में आप इतना ही जानें। उसके बाद मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार मेवाड़ के पठार के पूरब में अवस्थित है और इसकी ढाल जो हैं वो उत्तर पूरब की ओर है। इसकी ढाल किधर है? उत्तर पूरब की ओर है और इसमें चंबल एवं उसकी सहायक नदी बहती है। और ये मध्य भारत के पठार अपने उत्खात भूमि के लिए अर्थात बेहरों के लिए विख्यात है। मध्य भारत के पठार के बाद हम लोग बुंदेलखंड के पठार पर आते हैं। बुंदेलखंड का पठार को अगर हम देखें तो इसके उत्तर में यमुना नदी, इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी, इसके दक्षिण में विंध्याचल पर्वत और इसके पूरब में पन्ना एवं अजयगढ़ की पहाड़ी अवस्थित है। इस तरह से बुंदेलखंड के पठार को अगर हम देखें तो यह ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। ये नीस और ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। बुंदेलखंड की अवस्थिति को देखें तो ये 2 राज्यों में पड़ेंगे। पहला उत्तर प्रदेश के 5 जिला और दूसरा मध्य प्रदेश के 4 जिला। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिला जो हैं, जिसमें झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट ये उत्तर प्रदेश के हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो दतिया, छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़, तो ये 9 डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड के पठार में अवस्थित हैं। बुंदेलखंड को देखें तो इसमें कई नदियाँ जैसे केन नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी आदि इसमें बहती है। और गहरी घाटियों के लिए, बड़े बड़े जलप्रपातों के लिए और उत्खात भूमि एवं बीहर के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड की एक और विशेषता है कि यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्र है और शुष्क क्षेत्र है। यहाँ आप जाएंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है। और बुंदेलखंड का विकास उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी और मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बुंदेलखंड के पठार के बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो मालवा का पठार, ये मालवा का पठार के आकार को देखें तो त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर और पश्चिम वाले भाग में अरावली पर्वत, इसके पूरब वाले भाग में बुंदेलखंड और इसके दक्षिण वाले भाग में विंध्याचल पर्वत पड़ता है। मालवा के पठार को देखें तो यह लावा निर्मित पठार है और इसके भूपरपट्टी के ऊपरी भाग में बेसाल्ट है और बेसाल्ट के क्षरण से, अपरदन से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। कई बार प्रश्न आते हैं, पहले तो यही प्रश्न आ जाएंगे हल्के किस्म के प्रश्न कि मालवा के पठार की मिट्टी कैसी है, तो काली है। बुंदेलखंड की मिट्टी काली नहीं है, लाल मिट्टी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब काली क्यों है? तो बेसाल्ट के कारण, बेसाल्ट के अपरदन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के अपवाह तंत्र हैं। एक अपवाह तंत्र है जिसमें हम देखते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी है, यह अरब सागर में गिरती है। और दूसरे प्रकार के अपवाह तंत्र चंबल और उसके सहायक नदी जैसे चंबल, केन, सिंध, बेतवा, ये सब अपने जल को यमुना में और यमुना अपने जल को गंगा में और गंगा अपने जल को बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है, बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है। मालवा के पठार की बात अगर करें तो मालवा के पठार में पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और पंचमढ़ी कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो यही कि यह होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, यह सतपुरा रेंज में पड़ता है, इसीलिए इसे सतपुरा की रानी भी कहा जाता है।
और पंचमढ़ी को 1999 ईस्वी में जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जिसमें होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और बैतूल आदि के क्षेत्र को लेकर के बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पर्यावरण के दृष्टिकोण से, हिल स्टेशन के दृष्टिकोण से और कई दृष्टिकोण से पंचमढ़ी एक महत्वपूर्ण स्थल है जो मालवा के पठार में पड़ता है। मालवा के पठार का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसके कुछ भाग राजस्थान वाले क्षेत्र में भी आते हैं। लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर मारना हो कि मालवा का पठार कहाँ है तो आप मध्य प्रदेश मारेंगे, और जब मालवा के मैदान कहाँ है यह आएगा तो आप उत्तर पंजाब मारेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को देखा है। इससे अगले वीडियो में जो अन्य पहलू रह गए हैं इसका, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना विचार भेजिए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।